अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट यूनिट नंबर 6 ऑफ फिज़िक्स ग्रेड 9। और इसके हम लोग देखेंगे वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स प्लस ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप लोग बुक यहाँ पे देख सकते हैं, डैट इज़ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स ग्रेड 9 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2023 एंड 24। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था अबाउट द न्यूमेरिकल्स पोर्शन ऑफ यूनिट नंबर 5। आपने अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पे गौर करेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ भी अभी 9th क्लास के पेपर होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के पोर्शन को भी अच्छे से करना है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ का पोर्शन। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी जाउल इज़ इक्वल टू। अब वर्क और एनर्जी दोनों हमारे पास क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये दोनों सेम चीज़ हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं और दोनों की यूनिट भी क्या होते हैं, हमारे पास सेम होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी जो है वो जाउल है, लेकिन जाउल किसके बराबर हो सकता है, तो हम इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वर्क है या एनर्जी है, वर्क या एनर्जी दोनों का यूनिट क्या है, सेम है ना, दैट इज़ जाउल। अब आप लोगों ने ये बताना है कि ये हमारे पास बेसिकली किसके बराबर होगा, तो हमारे पास जाउल आता है, लेकिन इनका फॉर्मूला आप लोगों को बताना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा था। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, दैट इज़ वर्क। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, आप लोगों के ऑप्शंस में क्या है, आप लोगों के ऑप्शंस में है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है वो यूनिट होता है पावर का, ठीक है। हॉर्स पावर, असल में पावर का यूनिट जो होता है ना वो वाट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं। तो जो हॉर्स पावर है वो असल में एक तरह से इसके अंदर 746 वाट्स होते हैं, जो कि पावर के लिए ही यूनिट कंसिडर किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन में वाट मीटर। वाट मीटर भी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, एनर्जी और वर्क का। और थर्ड हमारे पास है वाट सेकेंड। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी पावर क्या होती है, बेसिकली पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। वॉट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, और आप लोगों को कहा है वर्क और एनर्जी दोनों क्या होती है, सेम होती है। आप लोग वर्क की जगह एनर्जी लिख दें, एनर्जी की जगह वर्क लिख दें, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हमें वर्क के लिए क्या चाहिए, हमने वर्क के लिए यूनिट निकालना है, तो हम टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉट सेकेंड इज इक्वल टू वर्क, या आप लोग कह सकते हैं एनर्जी। So this is how we can easily find out the unit of work and energy. So work and energy का यूनिट क्या बना है, वॉट सेकेंड बना है। आप लोगों के पास ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन जो है वॉट सेकेंड। आप लोगों ने यहाँ पर दो फार्मूलाज देखे हैं। सबसे पहले आपने वर्क का फार्मूला देखा है, डैट इज़ एफ डी कॉस थीटा। एफ डी वाला फार्मूला आप लोगों के जो एमसीक्यू के ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यानी न्यूटन मीटर नहीं दिया हुआ। आप लोगों ने सेकेंड फार्मूला देखा कि एनर्जी का फार्मूला क्या होता है सेकेंड के लिए, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क। तो पावर का यूनिट होता है वॉट और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट हेयर। और थर्ड जो हमारे पास है ऑप्शन में, दैट इज़ न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इज़ नॉट द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। एमसीक्यू नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड एमसीक्यू में हमें कहा जा रहा है, एक a car, an elephant and a cricket ball have same kinetic energies. Which of these will have a greater speed? अब हमें कहा जा रहा है कि गाड़ी है और एक हाथी है और एक क्रिकेट बॉल है, सबके पास काइनेटिक एनर्जी क्या सेम है। हमने बताना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब आप लोगों ने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला को जहन में लाना है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला को भी देखेंगे। तो हम लोग इस एमसीक्यू को देखते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास एमसीक्यूज़ में हमें कहा जा रहा है कि एक गाड़ी है और एक हाथी है, और साथ ही साथ हमारे पास थर्ड चीज़ है, दैट इज़ क्रिकेट बॉल, और उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर।
तो हमें कहा जा रहा है कि हम लोगों ने बताना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो आप लोग अगर देखें तो अगर आप लोग इस चीज़ को कंसिडर करें, फिज़िक्स में ना हमेशा इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों ने देखना है, सोचना है इसको कि अगर आपके पास गाड़ी है और एक हाथी है और एक क्रिकेट बॉल है, जिसका मास सबसे कम होगा ना उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लाइक जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग एक मोटे आदमी और एक पतले आदमी की तरह में रेस लगवाएं तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? मोटा आदमी जल्दी थक जाएगा एज़ कम्पेयर टू द पतला आदमी। तो आप लोग कह सकते हैं कि मास का जो होता है ना स्पीड के साथ जो होता है इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास कार है। अब आप लोग बता सकते हैं कि एक बॉल का मास क्या होता है? कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कार, और कार का मास कम होता है एज़ कम्पेयर टू द एलिफेंट। ठीक है, अब ये एलिफेंट में भी साइज़ की वेरिएशन आ जाती है, लेकिन आप उसको छोड़ें। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें एलिफेंट को अगर हम बड़ा ही कंसिडर करें एज़ कम्पेयर टू द कार, तो उसके मास स्पीड क्या होगी? कम होगी और कार की निस्बत, और कार की भी कम होगी बॉल की निस्बत। सो मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी? बॉल की होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेटर स्पीड किसकी होगी? बॉल की। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन बनता है दैट इज़ ऑप्शन सी। नाउ थर्ड एमसीक्यू में हमें कहा जा रहा है कि एक बॉल है और उसका जो वेट है दैट इज़ 50 न्यूटन, और उसको लिफ्ट किया जा रहा है इतने हाइट पे, यानी 5 मीटर की हाइट पे। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज़। तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और हमें 2 चीज़ें गिवन है, दैट इज़ वेट एंड द नेक्स्ट वन इज़ द हाइट दैट इज़ 5 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास वेट क्या है? 50 न्यूटन है और हाइट क्या है? 5 मीटर्स है। अब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज़ mgh। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे देखिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है mg, w इज़ इक्वल टू mg दैट इज़ इक्वल टू द वेट। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फॉर्मूला में mg लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? वेट लिख देंगे। वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? 50 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द 5 मीटर्स एंड वी विल गेट 250 जाउल। अब एनर्जी की चाहे कोई भी फॉर्म हो तो हम लोग हमेशा यूनिट क्या लिखेंगे? जाउल्स ही लिखेंगे। सो आंसर हमारे पास निकला है 250 जाउल्स। और अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है डेट इज़ 10 जाउल, ये बिल्कुल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन 25 जाउल, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज़ द 45 जाउल, ये भी नहीं है, गलत है। फोर्थ ऑप्शन इज़ 55 जाउल। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 25 की जगह 250 होना चाहिए था। सो हमारा थर्ड एमसीक्यू जो है ना उसका आंसर यहाँ पे गिवन नहीं है, और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 250 जाउल इज़ द बेस्ट, और आप लोगों ने सोल्यूशन भी साथ अपने बुक पे लिख लें। अब एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं हम लोग। एमसीक्यू नंबर 4 में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द पावर यूटिलाइज्ड व्हेन 100 जाउल ऑफ वर्क इज़ डन इन 5 सेकेंड। पावर हमने निकालनी है और हमें वर्क या फिर आप लोग बोल सकते हैं एनर्जी दी हुई है और हमें टाइम भी दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने लिए क्वेश्चंस को खुद इजी बनाना है। सबसे पहले आप लोग डाटा लिखा करें ताकि आप लोग फार्मूला को अपने माइंड में खुद ही स्केच कर सकें कि फार्मूला आप लोग कौन सा यहाँ पर पुट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। इसमें हमें क्या चीज़ बताई गई है? हमें बताया जा रहा है कि वर्क कितना है, डेट इज़ 100 जाउल। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि वर्क और एनर्जी दोनों को यूनिट सेम है, सो हम लोग कह सकते हैं वर्क ही एनर्जी होती है और एनर्जी ही वर्क होती है। तो अगर आप लोग इसको एनर्जी बोल दें तब भी सही रहेगा। तो हमारे पास वर्क क्या है? डेट इज़ 100 जाउल, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। हमने क्या निकालना है? पावर निकालना है। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पावर के लिए फॉर्मूला अगेन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पावर के लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर। तो वर्क कितना किया उसने, जो हमारे पास पावर जो वर्क कितना है, वर्क कितना इसने किया है इस ऑब्जेक्ट ने? 100 जाउल, और टाइम कितना लगाया? 5 सेकेंड। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 20 वॉट। ठीक है, 20 वॉट्स। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको ईजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज़ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द बेस्ट, 20 वॉट्स। अब इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। मैं तीसरी दफ़ा बता चुकी हूँ, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। अब इसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यू है, ऑप्शन बी बेस्ट है फिफ्थ का। सिक्स्थ एमसीक्यू है अ 4 kg बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड
इफ फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ग्राउंड पे टच होने से पहले। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, बेसिकली मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। और जब वो टॉप पे होगा दैट इज जो टॉप पे जब बॉल होगी तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्वेश्चन में मास दिया हुआ है बॉडी का और उसको वर्टिकली थ्रोन किया अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड से, और इसकी वेलोसिटी इतनी दी गई है। अगर हम लोग फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दें, लाइक हम लोग ये नहीं कह रहे कि फ्रिक्शनल लॉस हो रहे हैं, हम कह रहे हैं फ्रिक्शनल लॉस ज़ीरो हैं, दैट इज़ एन आइडियल केस। जो रियल होता है ना, रियल केस में ऐसा नहीं होता। सो हम लोग कह रहे हैं कि फ्रिक्शन लॉस क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहे हैं, यानी फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं हो रहे। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, सो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन ही है MCQ में। सो स्टूडेंट MCQ नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। हमें कहा जा रहा है कि मास कितना है बॉडी का, दैट इज़ 4 kg। मैं थोड़ा लंबा करके लिख रही हूँ, यानी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, तो आप लोगों के न्यूमेरिकल के लिए भी आसानी रहेगी, क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल भी ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। तो मैथ्स मैंने लिख दिया। देन मैं आपको बता रही हूँ कि वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड किया जा रहा है। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब भी किसी चीज़ को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो उसकी जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, नेगेटिव जी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। क्लियर हो गया। तो हाफ और m की जगह मास पुट करेंगे 4 और v की जगह 5 5 25, v का स्केयर यानी 5 5 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 2 5 10, 2 2 4 5 50 जाउल्स, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सो इस तरह से आप लोगों ने ऑप्शन बी को करेक्ट कहना है, क्योंकि 50 जाउल हमारे पास बेस्ट है। तो हम लोगों ने MCQ नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद MCQ नंबर 7 देखेंगे। अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी इट्स। अब हमें कहा जा रहा है कि अगर एक बॉल है या बॉडी है जो भी है, उसको अगर ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी है उसके पास, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अब E का मतलब काइनेटिक एनर्जी है और EP का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हो गया। सो हम लोगों ने EK और EP में बताना है। तो मैंने अभी आपको बात बताई है, अगर कोई बॉल है या कोई बॉडी है, दैट इज़ हेयर एंड द बॉल हेयर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टॉप पॉइंट पे, ठीक है, टॉप पॉइंट पे। अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है, जब टॉप पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं अब कोई बॉडी टॉप से नीचे आ गई है, यहाँ कहीं आ गई बॉल, ठीक है, बॉल जो भी है वो यहाँ आ गई, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, डाउनवर्ड आते हुए इंक्रीज़ हो रही है। पहले काइनेटिक एनर्जी टॉप पे क्या थी, ज़ीरो थी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे ही बॉडी जो है ना बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाती है, यहाँ पास ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे आ रही है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होगी, या फिर ज़मीन पे आने के करीब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब हमें कहा जा रहा है कि हमने बताना है कि इन सब ऑप्शंस में से क्या बेस्ट है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, अगर बॉडी नीचे गिर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, यस। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टॉप पे मैक्सिमम होती है, उसके बाद कम होते 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 ग्राउंड पे आकर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो जो ऑप्शन ए है वो सही है। अगर ऑप्शन बी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ नहीं होती, उसकी काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इंक्रीज़ हो रही होती है। और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। सो ये हमारे पास बिल्कुल अपोजिट केस बताया हुआ है ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी देखें तो बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, दोनों के दोनों इंक्रीज़ होते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। अगर एक चीज़ ऊपर मैक्सिमम है तो दूसरी ज़ीरो होनी चाहिए, और टॉप नीचे बॉटम पे आके अगर एक चीज़ ज़ीरो है तो दूसरी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। अब इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, दोनों की दोनों डिक्रीज हो रही है, तो ये भी हमारे पास गलत है। तो द बेस्ट ऑप्शन इन MCQ 7 इज़ ऑप्शन ए। तो आप लोग इसको मार्क कर लें। अब इसके बाद MCQ नंबर 8 देखते हैं। MCQ नंबर 8 है, द टाइप ऑफ एनर्जी ड्राइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज़। अब देखें यहाँ पर क्या ऑप्शन बेस्ट है। द टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी की टाइप बतानी, ठीक है, सारी की सारी जो आपको यहाँ पे दी हुई वो एनर्जी की टाइप्स ही हैं।
लेकिन हम लोगों ने कहाँ से बताया कि कौन सी एनर्जी की टाइप बतानी है, जो कि हमारे पास हीटेड ग्राउंड वाटर से निकल रही है। ग्राउंड के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं जियो। जियो मीन्स अर्थ। अब ग्राउंड भी क्या है, ज़मीन ही है। और वाटर और हीटेड, हीटेड का मतलब है कि थर्मल। जब थर्म का वर्ड यूज़ हो दैट इज़ फॉर हीटिंग या हीटेड या गर्म चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थर्म। और वाटर जियो थर्मल एनर्जी, तो जो एनर्जी जो ड्राइव की जाती है हीटेड ग्राउंड वाटर से, दैट इज़ जियो थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो होता है वो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है, वाटर और हवा से रिलेटेड है, ठीक है, वाइंड से रिलेटेड है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरी बात करें, हम जो समंदर में जो एनर्जी होती है, समंदर की लहरों में जो एनर्जी होती है, दैट इज टाइडल एनर्जी। और इसके बाद ऑप्शन सी देखें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ऑप्शन डी इज़ अ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस में होती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो फ्यूल वगैरह में होती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट द ऑप्शन बी इज़ द बेस्ट हेयर इन MCQ नंबर 8। अब MCQ नंबर 9 में देखते हैं। अ वेट लिफ्टर of power 1960 watt lifts a load of mass m from the ground to a height of 2 meter in 3 seconds. m is, अब हमने mass निकालना है जबकि हमें पावर दी गई है और हाइट भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, पावर लिखनी, पावर 1960 वॉट्स। देन हमारे पास मैथ्स हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास हाइट गिवन है डैट इज़ 2 मीटर्स, टाइम गिवन है डैट इज़ 3 सेकेंड। अब ये MCQ हमारे पास बनता है 9, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। अब इसके बाद हमारे पास क्या हमने निकालना है, मैथ्स निकालना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या था। पावर इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क पर यूनिट टाइम। एनर्जी, अब एक बॉडी है या एक हमारे पास जो लिफ्टिंग मशीन है वो किसी चीज़ को उठाकर, ज़मीन से उठाकर वो टॉप पे लेके जा रही, लिफ्ट करके। तो जब टॉप पे जाता है बॉडी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, डैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कहेंगे कि एनर्जी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है, डैट इज़ एनर्जी की फॉर्म कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, mgh, और डिवाइड बाई टाइम पावर। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, मैथ्स निकालना है। सो मैथ्स को एक तरफ कर लेंगे और हमारे पास पावर से टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा जबकि GH से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग ये यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। पावर हमारे पास है 1960, मल्टीप्लाइड बाई टाइम है 3 सेकेंड, G की वैल्यू है 10, H की वैल्यू है 2, एंड मैथ्स हमारे पास ईजिली निकल आएगा। तो इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। सो आप लोगों ने करना क्या है कि 1960 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इसको 20 से, ठीक है। तो आपके पास आता है 294 किलोग्राम्स। 294 किलोग्राम्स इज इक्वल टू मास। तो इस तरह से आप लोगों ने इस बॉडी का मास निकाल दिया जो कि वो लिफ्टर उठा रहा है, लिफ्टिंग मशीन जो उठा रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला है आंसर, 294 किलोग्राम्स। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम्स में होता है। अगर आप लोग फर्स्ट ऑप्शन देखें दैट इज़ 100 किलोग्राम, 100 और 294 का कहाँ से जोड़ बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन देखें तो 200 किलोग्राम्स, 200 और 294 बिल्कुल भी नज़दीक नहीं, 94 का डिफरेंस आता है दोनों में। और अगर इस तरह से थर्ड ऑप्शन देखें डैट इज़ 300 किलोग्राम्स, 294 300 से ज़्यादा करीब है। और अगर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो आप लोग जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम दोबारा करते हैं, 1960 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसको डिवाइड करना है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो देख लें आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। 9.8 से करने से आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 1960 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट 300 आंसर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 294 से आप लोगों ने देखना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा करीब है इन ऑप्शंस में। तो 200 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, जबकि 300 हमारे पास बिल्कुल करीब है और 400 तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। सो हम लोग ऑप्शन सी को बेस्ट कहेंगे इस MCQ नंबर 9 में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 10 की तरफ। MCQ नंबर 10 हमारे पास है, विच वन इज़ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, विच वन इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ
एनर्जी हो सकता है आगे। तो हमें कहा जा रहा है कि रीन्यूएबल मतलब जो दोबारा यूज़ कर सकें, तो इनमें से कौन सा रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वन इज़ अ कोयला है, दोबारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। नेचुरल गैस वो भी नहीं है। सनलाइट हमारे पास रीन्यूएबल है, हर रोज़ हमारे पास सन को मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है और हर रोज़ सूरज की जो रोशनी दोबारा निकलती है, ठीक है। और यूरेनियम कभी हमारे पास फ्यूजन के बाद दोबारा से हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, अगेन यूरेनियम नहीं बन सकता। तो MCQ नंबर 10 का ऑप्शन बनता है सी। इसके बाद हम लोग MCQ नंबर 11 देखते हैं। 1 यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इज़ इक्विवेलेंट टू। तो मैंने आपको बताया कि 1 HP किसके बराबर होता है, 1 HP। असल में जो हॉर्स पावर है ये हमारे पास एक यूनिट है किसकी पावर की, लेकिन इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते, ऐसा यूनिट इज़ अ वॉट। तो हम लोग इसको हॉर्स पावर को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर था, 746 वॉट्स के। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो बेस्ट है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं MCQ नंबर 12। अ प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी इक्वल और ग्रेटर देन। एक प्रैक्टिकल जो इंजन होती है, यानी जो हम लोग रियल लाइफ में इंजन यूज़ करते हैं, उसकी एफिशिएंसी इक्वल भी नहीं, इक्वल और ग्रेटर देन यानी इसके बराबर और इससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 से, ठीक है। 1 के बराबर और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लाइक अगर कोई प्रैक्टिकल इंजन है, लाइक रियल लाइफ में जो कोई इंजन है गाड़ी की जो भी होगी, तो उसकी जो इंजन होगी उसकी जो पावर एफिशिएंसी होगी वो 1 से या 1 के बराबर, 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर नहीं हो सकती, कम हो सकती है लेकिन 1 से ज़्यादा और 1 के बराबर नहीं हो सकती। अब इसके बाद MCQ नंबर 13 देखते हैं। MCQ नंबर 13 में कहा जा रहा है कि एक हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट है जिनके मोमेंटा सेम है। मोमेंटा का मतलब क्या होता है, असल में ये मोमेंटम से निकले है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मोमेंटम इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन और P इज इक्वल टू mv इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। एक हल्के और भारी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो सेम है, तो ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इज, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, यानी कौन सा बॉडी होगी जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, हैवी वाली होगी या लाइटर वाली। तो इसको हम लोग देखते हैं आप साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। अब दूसरी बात ये कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। क्लियर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने मोमेंटम के फॉर्म में लाना है। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं mv, तो वो असल में क्या होता है, मोमेंटम के लिए भी mv चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे mv² है। तो m का स्केयर बनाने के लिए मैं क्या कर दूँगी, एक और दफ़ा m ऊपर भी डिवाइड करूँगी। लाइक किसी चीज़ को अगर मैंने डबल करना है तो मैं उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसको डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही करूँगी, बिल्कुल m को यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करूँगी, m मल्टीप्लाई बाय mv² बाय 2m, ठीक है, ऐसे किया। अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूँगी। मैंने m को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। बात याद रखनी है, किसी भी चीज़ को अगर हमने ऐड करना है तो उसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो m का स्केयर आ गया और साथ साथ v का भी स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय 2m। और अगर ये देखें तो असल में ये क्या है, mv का होल स्केयर है। और अगर mv को देखें तो मोमेंटम बनता है और मोमेंटम का स्केयर बनता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम का स्केयर डिवाइड बाय 2m। तो ये वो फार्मूला है जिसको यूज़ करके आप इस MCQ यानी MCQ नंबर 13 को ईजीली कर सकते हैं। तो हमें कहा जा रहा है दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोमेंटम क्या सेम है, मोमेंटम क्या सेम है दोनों के। तो हमने असल में काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी 1/2m से रिलेशन है। क्योंकि मोमेंटम सेम है तो हम कहेंगे कि मास का काइनेटिक एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब हमें कहा जा रहा है कि किस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होने के लिए क्या ज़रूरी है, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होने के लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या हो, हल्का हो, लाइटर हो। क्योंकि मास का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मास को कम होना चाहिए। मास का काइनेटिक एनर्जी से इन्वर्स रिलेशन है। सो इसमें अगर आप लोग MCQ में देखें तो जो ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी है वो उसको क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लाइटर होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट हियर।
अब इसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 14। MCQ नंबर 14 में हमें कहा जा रहा है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट कॉज नो डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज। तो अगर कोई फोर्स एक्ट करी बॉडी पे लेकिन वो बॉडी अपनी जगह से हिल नहीं रही, तो वर्क डन कितना होगा। फिजिक्स की ज़ुबान में वर्क डन उस वक्त होता है जब कोई बंदा या जब कोई भी पर्सन किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और वो उस ऑब्जेक्ट को हिलाने में कामयाब भी हो। लाइक कि अगर वो इधर से फोर्स लगाना शुरू कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को, तो वो मूव करके उसको यहाँ तक आना ज़रूरी है और इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए। तो डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जा रहा है कि फोर्स अगर एक्ट कर रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है, अगर किसी भी डिजिट किसी भी लेटर को या किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो पूरे के पूरे फॉर्मूला में ही उस वैल्यू को ज़ीरो बनाते हैं। लाइक वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो जाओ हमारे पास वर्क होगा उस बॉडी पे। तो वर्क के लिए ज़रूरी है कि फोर्स भी हो और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस भी कवर कर रहा हो। अब इसके बाद हमारे पास इसका जो ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन 14 का C बनता है। 15 MCQ है, डैट इज़ अ बॉक्स इज टेकन टू द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग बाय डूइंग सम वर्क, दिस वर्क कन्वर्ट्स टू। अब आप लोग एक केस कंसिडर करें, आप खुद हैं, आप खुद को सपोज करें आपने एक ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका कोई ना कोई मास है, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और ये ग्राउंड फ्लोर था, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से उठा के आप लोग सेकंड फ्लोर पे लेके गए हैं, ठीक है। तो सेकंड फ्लोर हमारे पास बनेगा इतना, ठीक है, यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे लेके गए हैं। अब ये आपने इतना हाइट कवर की है, इतने हाइट कवर करके ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे आपने रखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है तो हाइट की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। जब आप ग्राउंड पे थे तो उसके पास एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जब आप टॉप पे आए तो उसके पास एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपको कहा जा रहा है सवाल में कि आपने एक बॉक्स को टेक किया, उठाया है और उसको सेकंड फ्लोर पे लेके गए हैं और कुछ वर्क किया है, और ये वर्क जो होगा किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वर्क और एनर्जी कन्वर्टेबल है। सो हम लोग कहेंगे कि जो वर्क है वो कन्वर्ट हुआ है क्योंकि सेकेंड फ्लोर पर लेके गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो हम लोगों ने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कंप्लीट कर दिया। तो एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें।